गुज़िश्ता चंद रोज़ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इंतहाई अहम रहे। इन पिछले 4-5 रोज़ के दौरान दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान का प्रोग्राम दोबारा अब बहाल कर दिया है, रिज्यूम हो गया है। पाकिस्तान ने जो इस हवाले से IMF को अपनी रिपोर्ट दी, IMF के बोर्ड ने उसको मंजूर किया और इसके साथ ही पाकिस्तान को छठे रिव्यू के लिए $1 अरब की लोन जो है वो IMF की जानिब से जारी हो गया और इस तरह से पाकिस्तान का ये मरहला जो है उबूर हो गया है। अब पाकिस्तान के लिए आसान होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में जाए और वहाँ से पाकिस्तान मज़ीद अपने लिए रिज़र्व्स को रेस करे। दूसरी जानिब इसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ी तेज़ी से बेहतरी आ रही है और आज भी इस सिलसिले में बेहतरी नुमायां नज़र आई है और पिछले चंद महीनों के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर तकरीबन 3% बेहतर भी हो चुकी है। यकीनन मईशत के लिए ये एक इत्मीनान की खबर है। अब ये IMF प्रोग्राम जारी हो गया है, मगर इसके साथ साथ खबरें आई हैं कि IMF की कुछ शराइत पूरी होना अभी बाकी हैं, जो कि इस माह में पूरी होंगी और इसके नतीजे में पाकिस्तान में टैक्सेस में इजाफा होगा, ख़ास तौर पे इनकम टैक्स में, यानी कि वो शोबा जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, ईमानदारी से टैक्स देता है, यानी कि तनख्वाहदार तबका, उनके टैक्सेस में इजाफा हो जाएगा और खातिर ख्वाह इजाफा होगा। बिजली के नर्ख में भी इजाफे की खबरें हैं। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं और ये भी इतला है कि IMF प्रोग्राम के तहत भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है। गोया कि अब हर सूरत में लाजिम है हुकूमत पर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, यानी कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है, पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है और साथ साथ इनकम टैक्स में भी इजाफा हो सकता है। टैक्सेस में इजाफा, और आपके इल्म में है कि अब से थोड़े दिन कबल पहले GST में भी इजाफा हुआ है। जिनमें GST कब था उसमें GST में इजाफा हुआ है, जिसका असर हर पाकिस्तानी देख रहा है। मगर बहरहाल ये इब्तदा है। दूसरी अहम पेशरफ्त हुई है वो वज़ीर आज़म का दौरा चीन है, जो कि जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। ये दौरा हुआ भी है। पाकिस्तान जो मुल्क में सनतकारी के हवाले से CPEC के सबरात समेटना चाहता है, उस लिहाज से बड़ा माविन दौरा रहा है। चीन की बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान के वफ़द से, जो कि पाकिस्तानी का माशी वफ़द भी साथ था, उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, सॉलिड कमिटमेंट्स आई हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, सनतकारी हो, इसके लिए बड़े वसी और सॉलिड किस्म के जो मामलात हैं वो तय हुए हैं। मगर देखना ये है कि क्या पाकिस्तान इस सिलसिले में जो सहूलतें फराहम करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है, क्या वो तैयार है या नहीं। और अगर पाकिस्तान ये तैयार कर सकता है तो यकीनन ये CPEC के हवाले से जिस गेम चेंजर के हम मुंतज़िर थे वो आने वाला है। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। चीन में वज़ीर आज़म की मामलत कर रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान जनाब शौकत तरीन। इससे पहले IMF के प्रोग्राम के लिए शौकत तरीन साहब ने पिछले कई महीने बड़ी कोशिश की, जिसके नतीजे में बहरहाल ये प्रोग्राम अब हो गया है। दोनों मामलात पर बात करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन से। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि यकीनन सुकून और इत्मीनान की बात है कि बहरहाल IMF प्रोग्राम हो गया है और एक उसके नतीजे में सबसे पहले तो हमारे रुपए की कदर भी बेहतर होना शुरू हो गई है। मगर साथ साथ ये खबरें आई हैं कि जो कुछ हमने किया वो काफ़ी नहीं था। अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में हमने टैक्स स्लैब्स में इजाफा करना है, उनको कम करना है और दूसरी जानिब बिजली की कीमतें बढ़नी हैं और उसके साथ साथ हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा करना है। लोग कुछ घबरा से गए हैं। घबराने की तो ज़रूरत नहीं है। घबराना तो उस वक्त चाहिए था जब कि जो उन्होंने 700 अरब रुपए के टैक्स कहे थे और 5 रुपए की कहा था बिजली इंक्रीज़ कर देंगे, तो उस वक्त हम लोग नहीं घबराए, तो अब क्यों घबरा रहे हैं। देखें, ये जो है ना, ये फेज्ड है। ये जो IMF प्रोग्राम है, इसको उन्होंने पहले प्रायर एक्शन जो हमें दिए थे वो हमने पूरे किए हैं। अब वो फिर उन्होंने कहा है कि आप इसको रैशनलाइज करें टैक्सेस को, तो वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा जो इस वक्त रेवेन्यू हम लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके बीच में अब वो कह रहे हैं कि अपनी टैक्स स्लैब्स को अगर आप रैशनलाइज करें, तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि टैक्स बढ़ जाएंगे। रैशनलाइजेशन का ये भी मकसद हो सकता है कि हम उसको अगर फ्लैटन कर दें तो टैक्स कम भी हो सकते हैं स्लैब्स में। और दूसरी चीज़ उनकी ज़ाहिर है वो इस पर ज़ोर दे रहे हैं कि जो हमारा प्रोविडेंट फ़ंड के ऊपर जो एग्जम्पशंस हमने दी हुई हैं वो उसको हम वहाँ से फ़ेज़ आउट करें और उसकी वजह से ये ज़ाहिर ये तासुर पेश आ रहा है कि हम शायद इनकम टैक्स पे कोई बहुत ज़्यादा ही बोझ आ जाएगा। वो ऐसी बात नहीं है। जो प्रोविडेंट फ़ंड के ऊपर जो एग्जम्पशंस हैं इनकम टैक्स पे, वो हम देखेंगे, क्योंकि देखिए हम जो हमारा जो गरीब
یا چھوٹا ہمارا سیلریڈ جس کو کہتے ہیں لو سیلریڈ طبقہ ہے، اس کے لیے تو یہ سیفٹی نیٹ ہے، تو وہ اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہم نے پہلے نہیں نکالا تو ابھی ٹھیک ہے، وہ ہمیں ضرور کہیں گے، ہم اس پہ نیگوشیٹ کریں گے۔ تو ہمارا جو اس وقت اس پہ جو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم براڈن کریں ٹیکس بیس کو۔ 2 ملین ٹیکس پیئرز کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا نا، 3 ملین ہیں، 1 ملین تو صرف ویسے ہی وہ خانہ پوری کرتے ہیں۔ ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں 8 سے 10 ملین ٹیکس پیئر کی لسٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے، اور وہ جب وہ ہوگا تو جب وہ امپلیمنٹ ہوگا تو براڈننگ کے بعد ہمارے پاس اس مد میں کافی ٹیکس آئے گا، انکم ٹیکس کے بارے میں کے مد میں بھی آئے گا، اور پھر ہم جو جی ایس ٹی جو ہے سیلز ٹیکس کو ہم ڈیپن کر رہے ہیں یہ پاس مشینوں کے تھرو، اور ہم جو اس میں سپلائی چین کے تھرو اور ٹریک اینڈ ٹریس کے تھرو اور سنگل ونڈو کے تھرو ہم کسٹمز کو کر رہے ہیں، تو ان سے بہت فرق پڑے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں ہم اس پہ کافی دیر سے اب کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اب امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہوں گی، تو گھبرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ طویل صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب جب پھر ایک بار آپ نے جیسے فرمایا کہ 3 ملین نام کے ہیں، 2 ملین ٹیکس پیئر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاکستان میں کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ 7 ٹریلین سے زیادہ کراس کر گئی ہے۔ گویا کہ اتنا بڑا طبقہ، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے باہر، یا ان کا کاروبار ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، وہ اس کو بالکل ایک فری فار آل والی سچویشن ہے۔ 7 کھرب روپے کیش ان سرکولیشن ہمارا ہے۔ اگر یہ ہم اس میں سے آدھا بھی قابو میں لائیں تو بیچارے جو لوگ ٹیکس دینے والے ہیں اب تک، ان کا بوجھ کچھ ہلکا ہوگا، اور آئی ایم ایف سے زیادہ پاکستان کی معیشت کی پیاس بجھے گی۔ دیکھیں جی، جب آپ جس کو کہتے ہیں وین یو کین گیٹ اوے ود اٹ، تو لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، کیش میں ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملینز آف ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس، اور ہم بڑے پیار سے ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کا ٹیکس کا ڈیٹا ہے، آپ کی یہ انکم ہے اور یہ اتنا آپ کا ٹیکس ہے، آپ ہمیں ٹیکس دے دیں۔ اور جب وہ ایک دفعہ ٹیکس کمپلائنٹ ہو جائیں گے یا ٹیکس پیئر بن جائیں گے، تو وہ پھر یہ کیش کو بھی وہ ڈپازٹ میں رکھیں گے یا بینکوں میں لے کے آئیں گے، تو اس سے یہ سیلوٹری افیکٹ آئے گا۔ آپ جس دن سے تشریف لائیں، آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی مسلسل کہہ رہے تھے، وقار مسعود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹیکس ڈیٹا آ گیا اس پروگرام میں، تو وہ کب ان کو سرو کب ہوگا، کب ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ دن کب آئیں گے؟ دیکھیں قباحتیں بہت ہوتی ہیں ٹیکس کے بیچ میں، آپ کے لاز ایسے ہیں جس کے بیچ میں ہم لوگوں نے جب اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے استعمال کر کے یہ اکٹھا کرنا تھا، کیونکہ ٹیکس رے ہمارا ایک سسٹم ہے جو کہ آپ کے ٹیلی فون بلز، آپ کا بینک کا اکاؤنٹ، آپ کی ٹریول وغیرہ کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد آگے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے انکم میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو وہ جو تھا وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک ایگزسٹنگ ڈیٹا کے ساتھ ہم ٹیکس جو اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال نہ کریں، تو اس پہ قانون بنانے میں بھی ٹائم لگا اور اس کا یہ انالیسس کرنے میں بھی ٹائم لگا۔ اب پوری تیاری ہے، آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں ہی یہ سامنے آپ کے آ جائے گا انشاءاللہ، اور ہم اس کو رول کر دیں گے۔ اور دوسرا جو ہے یہ باقی بھی جو میں نے آپ کو کہا جس طریقے سے پاس مشینز ہیں، اب ہائیسٹ پاس مشینز جو ہیں پچھلے مہینے میں لگی ہیں، لیکن مور امپورٹنٹلی میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چھوٹا ہمارا جو ریٹیلر ہے نا، اس پہ ہم اس وقت بوجھ نہ ڈالیں، ہم ادھر جائیں جو بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں جو نیٹ سے باہر ہیں، جو نیٹ میں ہیں بھی صحیح تو اور وہ انڈر ڈکلیئر کروا رہے ہیں، ان کے پاس جائیں گے ہم۔ پھر سپلائی چین جو مینوفیکچرر سے لے کے ڈیلر اور پھر ہول سیلر، یہاں کو تقریباً 15 سے 16 ٹریلین کی سیل پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ چند ہفتوں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ فرمائیے گا ٹائم تو لگا ہے اس پہ، لیکن ہم جو طریقہ کار کر رہے ہیں وہ بڑا سالڈ کر رہے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ آئندہ یہ 1-2 سال کے بیچ میں ہم جو ابھی 11.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے، وہ ہم اس کو 14-15 پہ لے کے جائیں۔ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو اب ہم نے پرائر ایکشن سارے پورے کیے، جس کے بعد ایم ایف کے بورڈ نے پروگرام اب منظور ہو گیا، اب کام شروع ہو گیا، لیکن یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں ابھی ہم نے فوری طور پہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں
ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट भी हम देख रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ानी हैं, इससे लोगों की मुसीबत में तो इजाफा होगा नाज़रीन साहब। देखें जी, दो चीज़ें आप बात कर रहे हैं। एक तो बिजली की कीमतें बढ़ानी हैं, कोई आती लंबी चौड़ी नहीं बढ़ेंगी, ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर हुआ तो बहुत थोड़ा इंक्रीज़ होगा। देखें, हम 1 रुपया और 65 पैसे पिछली दफ़ा कर चुके हैं, अभी चंद ही पैसे और होंगे, तो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। जहाँ तक पेट्रोल की प्राइस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज देखें ना, वो जो ब्रेंट है वो 92-93 पे चला गया, तो वो जब वो आएगा तो वो तो अभी तक जो हम करते रहे हैं, कामरान भाई इस वक्त मैं 22 अरब रुपए की जो है सब्सिडी दे रहा हूँ सिर्फ पेट्रोल पे और डीजल पे, क्योंकि मैं 17% जो मेरा सेल्स टैक्स उस पर था उसको सारा मैंने उड़ा दिया, और कुछ तो मैंने इस दफ़ा PDL को भी पिछले हफ्ते में मैंने उसको कम किया था। तो वो तो हमें जो है कॉस्ट अगर आएगी बढ़ेगी तो वो तो पास ऑन करनी पड़ेगी। हम ये दुआ करते हैं कि ये पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, जो कि हमारे ख्याल में बढ़ रही हैं क्योंकि टेंशन है यूक्रेन में, और उसकी वजह से ये ज़रा थोड़ी सी एक किस्म से टेंशन बढ़ी हुई है। एक साइकिल तो है ही कमोडिटी का, लेकिन ये यूक्रेन ने भी उसको एक किस्म से बढ़ावा दिया। अच्छा, ये फरमाइएगा लेकिन कि ये जो है इसकी तो जो आएगी वो पास थ्रू होगी, क्योंकि हमारे पास और गुंजाइश नहीं रहेगी। ऑब्वियसली जब दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका में भी बढ़ती हैं, बरतानिया में भी बनती है, पाकिस्तान में भी बढ़नी पड़ेंगी, क्या करें। लेकिन ये बताइएगा कि जो IMF की जानिब से ये दूसरी चीज़ें आई हैं, मिसाल के तौर पे सेंट्रल बैंक का जो एक्सपोजर है, ख़ास तौर पे जो कि स्टिमुलस दिया गया था उन मामलात में, रीट्स के मामलात में, फिर जो हाउस फाइनेंस वगैरह का हमने सिलसिला रखा था, ERF वगैरह में, ये जो स्पेक्ट्रम है ये कितना इम्पैक्ट करेगा हमारी ग्रोथ को और जो इस वक्त एक्टिविटी है उसको? उन्होंने ये कहा है कि आप जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइप कोई बनाएं, और उसके थ्रू ये जो आपने ये जो जिस किस्म के मराद देने की कोशिश करें वो दें। और इसका मतलब है कि ये है कि अगर ये स्टेट बैंक में से जो ERF वगैरह हो रहा है या बाकी चीज़ें जो हैं जिसमें इंसेंटिव्स हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं इनको निकाल दें, वो कह रहे हैं ज़रूर दें, लेकिन आप एक DFI बनाएं, उसके थ्रू ये दे दें। अभी भी तो हम ही सब्सिडाइज कर रहे हैं ना ये सारा कुछ जी, क्योंकि जो स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट कम होता है तो वो तो उस हुकूमत की जेब से जा रहा है ना। तो वो ये कह रहे हैं यार तुम एक DFI बना दो, उसके थ्रू जो मर्जी कर लो। और लेकिन ये है कि आपको उसमें उस DFI में फिर बैठ के ये देखना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा क्या जो मराद जो दे रहे हैं वो सही, उसकी बीच में आपको उसका एक किस्म का इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो बिल्कुल ठीक है, दैट्स रैशनल थिंकिंग। शौकत अली साहब, एक ब्रेक लेना है, जिसके बाद हम वज़ीर ख़ज़ाना से पूछना है चीन के दौरे के हवाले से, और उस हवाले से कई तीखे बहुत ही नाजुक सवालात हैं जिनके जवाबात इस दौरे में कम अज़ कम हमें नहीं मिले हैं। उन सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे शौकत तरीन साहब से छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम।